सर्वेभ्यो नमो नमः। देववाणी संस्कृत शिक्षा ग्रुप में एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने लीह के इन रूपों को देख लिया था, जिसमें मैंने आपको बताया था लिट और लिड हमने बना लिया था। इसके बाद में लिडभ्याम के बारे में बताया था और लिडभ्य ये रूपों को बताया था। इसके अलावा जो जितने भी लीहऊ, लीह, लीहम, इनके बारे में बताया था कि इनकी जो विभक्तियाँ है वो विभक्तियाँ इस हलंत हकार में मिल जाएगी और जिससे ये पूर्ण बन जाता है। जैसे लीहा में टा विभक्ति तो टा का अनुबंध लोग करते थे, आ बच्चा था, तो वो आपको इसके बारे में पिछली कक्षा में बता दिया था। केवल आज हम अध्ययन करेंगे लिटत्सु के बारे में। जो सप्तमी के बहुवचन में जो लिटत्सु बनता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो लिटत्सु किस प्रकार से बनता है इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज की कक्षा। तो सप्तमी के बहुवचन में दो रूप बनेंगे, एक तो लिटत्सु और एक लिट्सु। तो किस प्रकार बनते हैं, तो वही लीह आस्वादन में उसका क्विप प्रत्यय करेंगे। क्विप प्रत्यय करने के बाद में उसका क्या करेंगे, सर्वाहापारी लोप करेंगे। तो हम शुरू करते हैं लीह से। तो लीह इति जाते, इस स्थिति से शुरू करेंगे, क्योंकि उसके पहले आपको जो पहली स्थिति बताई थी लिट और लिड, उसमें आपको विस्तार से बता दिया था कि क्विप प्रत्यय करते हैं, क्विप प्रत्यय का सर्वापहारी लोप होता है। सर्वापहारी लोप किस प्रकार से होता है इसके बारे में आपको विस्तार से बता दिया है। तो हम लीह से शुरू करते हैं। लीह इति जाते या इत्ते से इसके इति जाते, ठीक है। लीह इति जाते। अब हम प्रातिपदिक संज्ञा कर दी, तो हम यहाँ से जब केवल प्रातिपदिक संज्ञा करने के बाद विभक्ति से शुरू करते हैं, तो लीह इति जाते कृतद्धित समासचास्य से प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी और स्वजस मोड से। अब ये सप्तमी के बहुवचन में बनती है, तो सप्तमी के बहुवचन की विभक्ति आ जाएगी। तो सप्तमी के बहुवचन में कौन सी विभक्ति आती है, सुप विभक्ति। तो सुप विभक्ति, सुप का क्या कर देंगे, अनुबंध लोप कर देंगे। क्या करेंगे, सुप का अनुबंध लोप। तो जब हम सुप का अनुबंध लोप करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, सु बचेगा, क्योंकि पर की संज्ञा हो जाएगी अलंत्यम से, अंतिम व्यंजन वर्ण की। तो स्थिति ये बनती है हमारे पास लीह प्लस सु, ठीक है। अब अभी हमारे पास स्थिति ये है कि लीह प्लस सु। अब सूत्र था होड है। होड है सूत्र क्या कह रहा था कि या तो जो है अंतिम है वो अंत में हो, जो हलंत है वो क्या हो, अंत में हो, या फिर अगर वो अंत में नहीं है तो अभी हमारे पास स्थिति क्या है, लीह प्लस सु। क्योंकि अभी ये है तो अंत में तो नहीं आ रहा, क्योंकि इसके आगे क्या आ रहा है, सु आ रहा है। तो अगर अंत में नहीं हो तो फिर क्या कंडीशन होती है कि उसके आगे जो पहला वर्ण है वो क्या होना चाहिए, झल में होना चाहिए। किस में होना चाहिए, झल में होना चाहिए। तो झल प्रत्याहार का वर्ण होना चाहिए। तो हमारे पास ये जो सु है तो पहला वर्ण क्या माना जाएगा, स माना जाएगा ना। तो हमें ये देखना है कि ये जो स है वो झल में आता है या नहीं आता है। तो जब हम झल प्रत्याहार के वर्ण बोलते हैं, एक बार आप भी पुनः रिपीट कर लेना ताकि पता चल जाए कि झल प्रत्याहार में ये जो सकार होता है, दंतीय सकार, वो आता है या नहीं आता है। तो जब हम झल प्रत्याहार के वर्ण बोलते हैं उसमें ये जो दंतीय सकार है वो भी शामिल होता है। इसका मतलब कि ये झल प्रत्याहार में आता है। तो यहाँ सूत्र लग जाएगा होड है। कौन सा सूत्र लगेगा, होड है। तो होड है सूत्र क्या कर देगा, इति सूत्रेण है कारस्य या हस्य, सीधा ही लिख देता हूँ मैं आपको ज़्यादा समझ में आ जाए। है स्थाने क्या कर रहा है, ढह, तो हलंत इसी के स्थान पर ढह कर देगा। तो ढह कृते, ठीक है के स्थान पर ढह कर दिया, तो हम भी है के स्थान पर ढह कर देते हैं। तो ली ढह प्लस सु इति जाते। अब इस स्थिति में क्या बन सकता है, अभी क्या स्थिति हो गई, लिड प्लस सु। अब आपको सूत्र बताया था झलाम जसोंते की अंत में जो झल होता है, अंतिम झल होता है, उसके स्थान पर क्या हो जाता है, जस हो जाता है। तो ये जो ढ है ना अंतिम, ये क्या है, झल प्रत्याहार में आता है, तो उसके स्थान पर क्या हो जाएगा, जस हो जाएगा। तो जस का मतलब आपको बता रखा मैंने कि उसी वर्ग का कौन सा अक्षर हो जाता है, तीसरा वर्ण बन जाता है। तो झलाम जसवंती सूत्र से क्या होगा, इसके स्थान पर तीसरा वर्ण बन जाएगा। तो जो ढ है वो ट वर्ग का चौथा वर्ण है, तो ट वर्ग का तीसरा वर्ण क्या होता है, ड होता है। तो इसके ये हलंत था, तो ये भी हलंत हो जाएगा। तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, ढ के स्थान पर ड हो जाएगा, ठीक है।
अब इस जलाम जसवंते सूत्र ने ढ के स्थान पर ड तो किया तीसरा वर्ण, लेकिन क्या किया है, जसत्व ही तो किया, तीसरा वर्ण का मतलब जसत्व है, तो ये नहीं यहाँ लिख दिया मैंने जसत्व कृते। ठीक है, अब इसके बाद में स्थिति क्या बन जाएगी, तो ढ था उसके स्थान पर ड हो जाएगा, तो स्थिति बन गई लिड प्लस सु, ये स्थिति बन जाती है। तो इति जाते। अब इस स्थिति में एक सूत्र आता है डह सी धुटे। कौन सा सूत्र है, डह सी धुटे, ये सूत्र है डह सी धुटे। अब ये सूत्र क्या कहता है, डह सी धुटे, यह सूत्र कहता है कि जो प्लस का निशान है उसके पहले जो अंतिम वर्ण है वो क्या होना चाहिए, ड होना चाहिए। ठीक है, और प्लस के बाद में जो पहला वर्ण है वो क्या होना चाहिए, सकार होना चाहिए। तो अपने पास स्थिति क्या है, लिड, तो प्लस के पहले देखो अंतिम वर्ण क्या आ रहा है, ड आ रहा है, और प्लस के बाद में पहला वर्ण क्या आ रहा है, स आ रहा है ना, तो वहां पर ये सूत्र क्या कर देता है, धुट आगम कर देता है। क्या कर देगा, धुट आगम करता है। ड सी धुट, यही तो सूत्र है ड सी, तो ड का मतलब तो इधर प्लस के पहले ड हो, और सी का मतलब प्लस के बाद में जो स है, तो वहां पर क्या कर देता है, धुट आगम कर देता है। तो ये सूत्र क्या कर देगा, यहाँ पर धुट आगम कर देता है। तो डह सी धुट सूत्र से धुट आगम कर देगा। धुट आगम, फिर मैंने आगे क्या लिखा है, अनुबंध लोप कृते। ठीक है, तो इसने आगम कौन सा किया, धुट आगम। अब मैंने क्या लिखा, अनुबंध लोप। अब धुट में से अनुबंध लोप किस किस का होगा, एक तो अंतिम ट का, तो अंतिम ट है, अंतिम हलंत व्यंजन है, तो इसका तो एक ही सूत्र है, हलंत्यम से इसकी हो जाएगी। इसके बाद में जो ध स्थित उ है ना, ये उ, इसका क्या हो जाएगा, उपदेश में जो स्वर होता है उसकी संज्ञा कौन सा सूत्र करता है, उपदेश अजनुनासिक इत। तो उस स्वर की यानी जो उ है उसकी संज्ञा कौन सा सूत्र कर देगा, उपदेश अजनुनासिक इत, और इसकी हलंत्यम, और दोनों का क्या हो जाएगा, लोप। तो धुट में से उ की मात्रा निकल गई, ट निकल गया, बचा क्या अपने पास, ध तो बचेगा। तो वहां पे फिर स्थिति क्या बनेगी, ली ड और आगम। अब ये आगम हुआ ना, यानी अलग से आएगा, किसी के स्थान पर तो किया नहीं इसने, तो अब ये धुट आगम कर दिया, धुट का क्या बचा अपने पास, ध, तो ध प्लस सु, ये स्थिति बनती है। ठीक है, यहाँ पे भी मैं प्लस का निशान लगा देता हूँ ताकि आपको अच्छा से समझ में आ जाए। ठीक है, इति जाते। इस स्थिति में अब देखो यहाँ पे लिड है, यहाँ पे फिर आगे ध आ रहा है, फिर क्या आ रहा है, सु आ रहा है। ठीक है, तो इसके बाद में एक सूत्र आता है खरीचा। याद आया थोड़ा बहुत खरीचा, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था खरीचा सूत्र। खरीचा सूत्र क्या कह रहा था, खरीचा सूत्र कहता है खरीचा सूत्र कहता है कि प्लस के पहले क्या हो, झल प्रत्याहार का कोई वर्ण हो, क्या हो, झल प्रत्याहार का वर्ण हो, लेकिन उसके बाद में क्या हो, खर प्रत्याहार का अगर कोई वर्ण आता है तो उस झल के स्थान पर क्या कर देता है, चर कर देता है। खरीचा सूत्र याद है ना, तो ये जो सूत्र है वो क्या करता है, इस झल के स्थान पर क्या कर देता है, चर प्रत्याहार के वर्ण कर देता है। अब चर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो जब हम माइसर सूत्र देखेंगे तो उसमें अपने को पता चल जाएगा कि जहाँ से च से शुरू होता है, तो च, ट, त, क, प, स, ये तीनों तो सकार और प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर। यानी कहने का मतलब ये है कि खरीचा सूत्र क्या कर देता है, उन झल के स्थान पर उसी वर्ग का पहला अक्षर कर देता है, पहला वर्ण कर देता है। लेकिन कब करता है, उसके आगे क्या होना चाहिए, खर प्रत्याहार का वर्ण होना चाहिए। पीछे ये झल प्रत्याहार के वर्ण हो और सामने क्या हो, खर प्रत्याहार के वर्ण हो, तो उन झल के स्थान पर क्या कर देता है, चर कर देता है। तो हमारे पास क्या स्थिति है वर्तमान में, अंतिम वर्ण क्या आ रहा है, ड आ रहा है, तो ड को हम क्या मान लेते हैं, झल प्रत्याहार में मान लेते हैं। चलो कि ये ड किस में है, झल प्रत्याहार में है, तो ड के आगे क्या आ रहा है, पर में ध आ रहा है, तो ये किस में होना चाहिए, खर प्रत्याहार में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये तो झल प्रत्याहार में होगा ड, तो लेकिन इसके आगे वाला वर्ण किस में होना चाहिए, खर प्रत्याहार में होना चाहिए। खरीचा का नियम तो यही कहते हैं। तो ये जो ड है, जब हम झल प्रत्याहार के वर्ण बोलते हैं, आप एक बार बोलना तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि ये ड किस में आता है, झल प्रत्याहार के वर्ण में आता है। इसके बाद में ये जो ध है वो भी क्या होता है, खर प्रत्याहार के वर्ण होते हैं। खर प्रत्याहार के जितने भी वर्ण होते हैं उसमें क्या होता है, ये धकार भी खर प्रत्याहार में होता है। तो इसका मतलब
झल के आगे क्या आ रहा है, खर आ रहा है, तो इस झल के स्थान पर क्या हो जाएगा, चर हो जाएगा। चर का मतलब इसी वर्ग का पहला वर्ण। तो ड कौन से वर्ग में आता है, ट वर्ग में आता है, तो ये ट वर्ग का पहला वर्ण बन जाएगा। तो कौन सा होता है पहला वर्ण, ट ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ड के स्थान पर तो तय कर दिया इसने। फिर बात, अब यही कंडीशन आगे लग सकती है, नहीं लग सकती। अब अपने पास आगे क्या है, ध है, तो ये ध है, तो ध मान लिया हमने झल में। किस में मान लिया, झल में। मान कैसे लिया, क्योंकि होना चाहिए अपने पास। तो हम जब झल प्रत्याहार के वर्ण बोलेंगे तो उसमें ध क्या होता है, झल प्रत्याहार के वर्णों में आता है। तो झल के बाद में ये ध के बाद में क्या आ रहा है अपने पास, सु का स आ रहा है ना पहला वर्ण। तो ये जो स है अब वे किस में होना चाहिए, खर प्रत्याहार में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए खरीचा सूत्र का नियम से। तो जब हम खर प्रत्याहार के वर्ण बोलते हैं तो अंतिम वर्ण क्या आता है, स र। तो खर प्रत्याहार अंतिम वर्ण क्या होता है, स, यानी ये दंतीय सकारी खर प्रत्याहार का अंतिम वर्ण होता है। इसका मतलब ये भी खर प्रत्याहार में आता है। तो इसका मतलब इस झल के स्थान पर क्या हो जाएगा, ध के स्थान पर चर हो जाएगा। चर का मतलब ये ध कौन से वर्ग में आता है, तय वर्ग में। तो ये तय वर्ग का पहला वर्ण क्या बन जाता है, तय बन जाता है। यानी यहाँ पे दोनों बार ड के सामने भी खर आ रहा है, यानी ड झल में आ रहा है, और ड के पर में भी क्या आ रहा है, खर प्रत्याहार का वर्ण आ रहा है, ध। फिर ये जो ध है वो झल प्रत्याहार में है, और जो इसके पर में जो खर है, ये जो स है वो क्या है, खर प्रत्याहार में आता है। तो इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है, चरत्व हो जाता है, यानी पहला वर्ण हो जाता है। ठीक है, दोनों को एक साथ कर देगा यहाँ पे, क्योंकि इसकी दोनों जगह कंडीशन पूर्ण हो रही है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इति सूत्रेण ड और ध दोनों के स्थान पर चरत्व कर देंगे। तो ड और ध के स्थान पर, दोनों के स्थान पर क्या लिख दिया यहाँ पे, चरत्व है। ठीक है, चरत्व हो गया। तो स्थिति लिख देंगे, ली ड के स्थान पर क्या हो गया, चरत्व है, ट। ठीक है, और ध के स्थान पर क्या हो गया, चरत्व है, त। आगे क्या है, सु, तो लिटत्सु, ये रूप बन गया यहाँ पे। तो एक रूप तो बन गया लिटत्सु, इति रूपम सिद्धम। यहाँ पर ये जो ड से धुट सूत्र है, ये धुटागम करता है, लेकिन किससे करता है, विकल्प से करता है। किससे करेगा, विकल्प से। तो इस ड से धुट ने धुटागम तो किया, लेकिन किससे किया, विकल्प से किया। तो विकल्प से किया, तो यहाँ पे विकल्प से जब किया तब तो स्थिति क्या बन गई, लिटत्सु बन गई। धुटागम हो गया, धुटागम होके हमने खरीचा से क्या कर दिया, दोनों का स्थान पर चरत्व कर दिया, तो स्थिति बन गई लिटत्सु। अब इसने धुटागम जहाँ पे नहीं किया तो उससे पहले क्या स्थिति है, तो यहाँ पे अपने पास सूत्र कहाँ लगा, धुटागम वाला, ड से धुट यहाँ पे लगा। ठीक है, इसके जस्ट पहले क्या स्थिति है, ये स्थिति है। तो हम लिखेंगे विकल्पा भावे या धुटागमा भावे। अब यानी हम अब आपको पहले बता रखा कि जहाँ पे विकल्प से कोई सूत्र काम करता है, तो जब हम विकल्प के अभाव में लिखते हैं ना, दोबारा उसकी पुनः स्थिति लिखते हैं, तो उस सूत्र के जस्ट पहले जो स्थिति थी वो स्थिति हम लिख लेते हैं। तो अभी इसके पहले क्या स्थिति थी, लीड प्लस सु। अब देखो ये ड किसमें है, अब देखो ड खरीचा सूत्र लगेगा यहाँ पे। तो खरीचा क्यों लगेगा, ड है इसके पहले वर्ण, प्लस के पहले, प्लस के बाद में पहला वर्ण क्या है, स है। तो ये ड किस में होना चाहिए, झल प्रत्याहार के वर्ण में होना चाहिए, और ये जो सकार है वो किस में होना चाहिए, खर प्रत्याहार में। तो जब हम झल प्रत्याहार के वर्ण बोलते हैं तो उसमें ड आता है, और जब खर प्रत्याहार के वर्ण बोलते हैं उसमें स आता है। तो इसका मतलब यहाँ खरीचा लग सकता है। तो यहाँ पे इस खरीचा सूत्र क्या कर देगा, इसका पहला वर्ण कर देगा। तो कौन सा वर्ण कर देगा, इसको टकार कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे सूत्र लगेगा फिर खरीचा। तो ये सूत्र क्या कर देगा, ड स्थाने खरीचे सूत्र क्या कर देगा, ड के स्थान पर ट कर देगा, चरत्व है। अब ड के स्थान पर ट किया तो क्या रूप बन जाएगा, ली ट, आगे क्या है, सु, लिटसु। अब अपने को दूसरा रूप क्या बनाना था, लिटसु तो बनाना था। तो इसका मतलब अपना ये रूप भी क्या हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। तो इति रूपम सिद्धम। एक बार पुनः रिपीट कर लेते हैं। सप्तमी के बहुवचन में रूप बनते हैं दो, लिटत्सु और लिटसु। ली है प्लस सुप से शुरू करते हैं। सप्तमी के बहुवचन में ली है प्लस
सु पे सुप का अनुबंध लोप करेंगे तो सु बचेगा, तो ली है प्लस सु यहाँ से सूत्र आएगा होड है कि या तो अंत में है होता है उसके स्थान पर ढह कर देता है, या उसके बाद में क्या होना चाहिए, झल प्रत्यार का वर्ण होना चाहिए। तो ये जो स है वो झल प्रत्यार में आता है, तो होड से क्या हो जाएगा, है के स्थान पर ढह। तो स्थिति बन जाएगी लीड प्लस सु, सूत्र आएगा जलाम जसोनते, अंत में जो झल होता है उसके स्थान पर क्या कर देता है जस, जस का मतलब उसी वर्ग का तीसरा वर्ण। तो स्थिति बन जाएगी लीड प्लस सु, सूत्र आएगा डह से दुट, कि प्लस के पहले अंतिम वर्ण क्या हो, ड हो, प्लस के बाद में पहला वर्ण क्या हो, स हो। तो प्लस के पहले अंतिम वर्ण क्या है यहाँ पे ड, इसके बाद में क्या है स, तो वहाँ पे क्या कर देता है विकल्प से धुट आगम कर देता है। कौन सा आगम करेगा, विकल्प से धुट आगम करते, धुट आगम का अनुबंध लोप करेंगे तो क्या बचेगा, ध बचेगा। तो रूप बन जाएगा लिड ध प्लस सु। सूत्र है खरीचे, ये सूत्र कहता है कि प्लस के पहले अंतिम वर्ण क्या हो, झल प्रत्यार का और उसके आगे खर हो। तो यहाँ पे प्लस के पहले अंतिम वर्ण ड है, फिर आगे खर प्रत्यार है, फिर ध है ये झल में आता है, उसके बाद में जो स है वो खर प्रत्यार में आता है। तो वहाँ पे क्या कर देता है, दोनों के स्थान पर ही चर कर देता है। चर का मतलब उसी वर्ग का पहला वर्ण। तो यहाँ पे ड के स्थान पर पहला वर्ण ट और ध के स्थान पर पहला वर्ण तय हो जाता है। तो ये स्थिति बन जाती है, तो लिटत्सु रूप बन जाएगा अपना। ठीक है, अब इसने दुटागम विकल्प से किया, तो विकल्पाभावे या दुटागमा अभावे, दुटागम के अभाव में क्या स्थिति थी, लीड प्लस सु, तो लीड प्लस सु, सूत्र आएगा खरीच है, वही झल के बाद में खर हो। तो ये जो ड है वो झल में होता है और स किस में आता है, खर में आता है। तो इस ड के स्थान पर क्या कर देता है, चरत्व कर देता है पहला वर्ण ट, तो रूप बन जाता है लिटसु। ठीक है, तो इसके बाद में ये आपके रूप बन जाते हैं लिटसु और लिटसु बना ही लिया। इसके बाद में संबोधन का है, तो संबोधन में आपके ये लिट और लिड है, तो संबोधन हमेशा प्रथमा की तरह चलता है। तो जैसे लिट और लिड बना है वहाँ पे यहाँ पे लिट और लिड बन जाएगा। इसके बाद ली हो तो ये प्रथमा की तरह ली है, ये भी प्रथमा की तरह रूप बन जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की कक्षा समझ में आई होगी। फिर भी कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव ज़रूर दें, ताकि आपकी समस्याओं का समाधान हो सके। और वीडियो को अपने विद्यार्थियों सहपाठियों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि अन्य बच्चों को भी लॉकडाउन में घर बैठे अपनी पढ़ाई जारी रखने में फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।